वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम लोगों को दरअसल ये सुन के अजीब लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अनुच्छेद है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हम लोगों को लगता है पता नहीं कितना सारा आर्टिकल्स है, क्या क्या याद करना पड़ता है। लेकिन एक अहम टॉपिक ये आता है फंडामेंटल राइट्स। हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, ये सबको पेचीदा सा लगता है। शुरू में हम सब सुनते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। दरअसल बात क्या है, जब आप उसका डीपली नहीं जानते हैं उस चीज़ के बारे में, तो थोड़ा बहुत समझ में बहुत कम आता है। अगर उसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि आखिर है क्या फंडामेंटल राइट्स में। देखिए, ऐसे तो अनुच्छेद में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स को एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे देखेंगे तो 12 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है। पार्ट 1 में अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में किसका मेनली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का चर्चा किया गया है पार्ट 1 में। अगर पार्ट 2 में देखें तो उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि किसको सिटीजनशिप यानी नागरिकता किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। लेकिन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। पार्ट 3 में अगर देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 में, तो उसमें क्या है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अगर आर्टिकल देखिए, ये शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आप लोग भी जानते होंगे 12 से 35 तक क्या है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आर्टिकल 12 में सिर्फ इसमें अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, एक एक आर्टिकल को देखते जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 में वो कहता है, देखिए ये सिर्फ डिफाइन करता है, ये डिफाइंस की फंडामेंटल राइट्स है क्या। ये एक ऐसा राइट है जिसको ना कि कोई ख़त्म कर सकता है। इसको कुछ दिन के लिए संसद सस्पेंड कर सकती है पर ख़त्म नहीं कर सकती है। इसको खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। दरअसल ये मौलिक अधिकार है यार। आपके दैनिक जीवन में क्या क्या ज़रूरतें हैं, आपको क्या चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मस्ट जो चीज़ चाहिए उसी चीज़ के। इसका मतलब 12 क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, ठीक है। इसको खत्म करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। अगर हम 13 की बात करें, आर्टिकल 13 का, देखिए टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स समझ में आ सके, ठीक है। अगर आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 सिर्फ ये कहता है, देखिए जिस तरह से मान के चलिए आपका फंडामेंटल राइट्स अगर किसी आर्टिकल के तहत खत्म हो रहा हो, तो उस कानून को या उस अनुच्छेद को, उस आर्टिकल को खत्म करने का प्रोविजन कौन देता है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, समझे, ये प्रोविजन देता है फॉर लॉ देखिए क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल 13 एक प्रोविजन देती है कि जो भी कानून वायलेटिंग कर रहा हो, किसको वायलेट करता हो, किसको बर्बाद करता हो, फंडामेंटल आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी कानून हनन करता है, यानी कि उसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट्स रुक रहा है या उस पर कोई बाधाएं आ रही है, उसको खत्म कौन करेगा, किस आर्टिकल के तहत। ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है। इसी के तहत अभी 3 तलाक को हटाया गया था। एक लेडीज कंप्लेन की कि तिलाक बहुत ही खराब है, इससे हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है, तो तिलाक बिद्दत को हटा दिया गया। अभी भी तिलाक हसन है, लेकिन मुसलमानों को लगा कि हमारे पर्सनल लॉ का मैटर है। देखिए अगर देखिए इसी के तहत देखते हैं, मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना जी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आने से पहले यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आने के बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के गैपिंग में पहले 1935 में ही इस्लामिक लॉ बनना शुरू हुआ, और तभी से इस्लामिक लॉ है, फिर हिंदू लॉ है, हर धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। उसके बाद भी बहुत सारे कानून बने। हर वो कानून जो कि संविधान में हो, लेकिन खत्म किसको करता हो, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। इट मीन्स कुछ बाधाएं डालती हो, आपका फंडामेंटल राइट्स को रोकता हो, तो उसको क्या कर सकता है, आर्टिकल 13 के तहत जाके आप खत्म करवा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, मेरा दैनिक जीवन में ये डिस्टर्बेंस आ रही है, आप उसको खत्म करवा सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत। उसके बाद देखते हैं, देखिए आर्टिकल 12 में हम लोग क्या देखें फंडामेंटल राइट्स में, ये सिर्फ डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को, ये है क्या रियलिटी में। आर्टिकल 13 कहता है, ये प्रोविजन देती है किसको, कि अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेट हो रहा है किसी और कानून की वजह से, तो उसको पूरी तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी कौन लेता है, आर्टिकल 13 के तहत। आप कोर्ट में जाएं डायरेक्ट, आप फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हनन होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे भी समझिए, हम लोग ऐसे आर्टिकल 32 में देखेंगे। लेकिन मेनली होता क्या है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। अगर वहाँ पे भी आपका सुनवाई नहीं होता, आपको लगता है कि ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं कि नहीं,
हाई कोर्ट तब जाते हैं जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इसके डिसीजन से, लेकिन यहाँ जाने से पहले एक बेंच होता है, उस बेंच से आपको क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ पे आपको जाकर बताना पड़ेगा ऐसा ऐसा मामला था हमारे साथ, ऐसा सुनवाई हुआ। हम मान के चलिए बकरी किसी का खेत में जाके घास खा लिया, आप उसका केस लेके हाई कोर्ट थोड़ी नहीं जा सकते हैं, आपके लिए इतना टाइम पास करने के लिए थोड़ी नहीं बैठा हुआ है, उसके पास कोई मजबूत केस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हाँ सही में इंसाफ नहीं मिला तो ये आपको हाई कोर्ट जाने की इजाज़त देगी। उसके बाद वहाँ पे भी नहीं मिला तो आप तब जा सकते हैं सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जाने से पहले भी एक बेंच क्रॉस करना पड़ेगा, आपको उस कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट लेकिन आपका अगर फंडामेंटल राइट जरा सा भी कहीं वायलेटिंग होता हो, लगे कि हाँ मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता हो, आप किसी कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, कोई बेंच सेंच नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का ही एक फायदा है। तो देखेंगे ऐसे आर्टिकल 13 में इसका बढ़िया से उल्लेख किया गया है, लेकिन हम लोग क्या देखें कि ऐसे तो पार्ट 1 में किसका चर्चा है, देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत एक राज्य संघ है और उसका टेरिटरी के बारे में क्या क्या राज्य है। आर्टिकल 2 में देखेंगे किसको सिटीजनशिप मिला, ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक था, इसको भी कभी लपेट लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ध्यान किस में देना, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में फंडामेंटल्स का चर्चा किया गया, फिर पार्ट 4 में डीपीएसपी पढ़ेंगे, वो अलग मामला है, लेकिन पहले हम लोग पार्ट 3 को पढ़ते हैं। संविधान के पार्ट 3 में किसकी चर्चा है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, 12 से लेकर 35 तक है। इसमें हम लोग देखें कि सिर्फ 12 क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स है क्या, 13 क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर लॉ विच इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, बर्बाद करता हो, हनन करता हो, उसको खत्म करने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 13। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देखे, लेकिन अब देखिए जो मेन मजे की बात आती है, जो आप लोग पढ़े हुए होंगे शायद में भी, क्योंकि 8th क्लास में हम लोग पढ़े होते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, मतलब उसमें से क्या क्या, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, हर चीज़ को पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके कि कौन सा आर्टिकल हमें क्या क्या आज़ादी देती है। आखिर जो हम लोग पढ़ते हैं समझ में तो तभी नहीं आता है, मेरा राय है कि समझा देना चाहिए बच्चे को पूरी तरह से, तभी ही कि आखिर है क्या राइट टू इक्वलिटी, क्या क्या है, कौन कौन सा आर्टिकल में है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी का। बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे होंगे, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी अगर हम लोग देखें, देखिए ऐसे तो बहुत अलग अलग है, 6 को इक्वलिटी इसको राइट्स को देखेंगे, लेकिन राइट टू इक्वलिटी में देखिए ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किसकी चर्चा की गई, सिर्फ सारे आर्टिकल में आपको यही देखने को मिलेगा राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। समाज में आपको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, समानता होना चाहिए, आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए क्या है, सबसे पहले किसका प्रावधान किया गया, राइट इक्वलिटी का। अब देखिए 13 को हम लोग देख लिए थे, अब ये शुरू कहाँ से होता है, 14 से 18 तक। सबसे पहले जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 कह रहा है, देखिए आप भले ही तुर्रम खान है, तोप सिंह है, कुछ भी है समाज में, बड़े एकदम तुर्रम खान है, अजीब सा आदमी है, बहुत ज़्यादा इज्जत है, पर आप जब भी कानून के पास आते हैं, आप देखते होंगे सबसे पहले वो क्या लगा हुआ रहता है, एक वो ब्लैक पट्टी से आँख बंधा हुआ रहता है, ऐसे एकदम कटघरा लेके। देखिए हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे सामने सब क्या है, बराबर, भले आप करोड़पति, अरबपति, करपति कुछ भी हो अपने जगह पे, लेकिन इक्वल बिफोर लॉ, EBL मतलब इक्वल बिफोर लॉ। ये देखिए ये यूके से लाया गया था, ठीक है। इसी में एक और चीज है EPL, कानून का समान संरक्षण, ये यूएसए से लाया गया था। कहा कि इक्वल बिफोर लॉ मीन्स जब आप कानून के सामने आते हैं आप सब कोई क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, हुआ अमीर है वो गरीब है, कानून के नजर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन कह रहा है कानून का भी इक्वल प्रोटेक्शन करें, ये नहीं कि जब मर्जी जो जैसा मर्जी वैसा काम कर लें, कानून का भी देखभाल आपको इक्वली करना है। लेकिन ये ज़्यादा ध्यान में नहीं, देखिए मेन इसमें किसकी चर्चा की गई है, EBL इक्वल बिफोर लॉ, एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब क्या है, बराबर, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बड़े आपको बैकग्राउंड बड़ा तुर्रम खान सा हो, भयंकर सा डाकू है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, कानून के सामने सब क्या है, बराबर है, इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि समाज में आप किसी को जाति, धर्म, रेस, इन सब चीज़ों के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इक्वल बिफोर लॉ। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए हम इंग्लिश में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आप चाहे किसी भी वर्ड को, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लैंग्वेज इसमें से ही नहीं आ रहा, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर। अब हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको जिस लैंग्वेज में भी समझ में आता है उसमें लिख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार,
अरे हम बोल रहे हैं हिंदी, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के वक्त लैंग्वेज का एक्सक्यूज मत लाइएगा, ठीक है। इस बात को देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है इन आर्टिकल 15 देयर इज ए प्रोहिबिशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इट सेज दैट एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक हो, उसको आप जाति, कास्ट, समझिए, मेल फीमेल, किसी भी चीज का उसका बने जेंडर, इन सब चीज़ों के आधार पर, किसी भी चीज़ के आधार पे यार, किसी भी जाति का आप उसके साथ क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप उसको, यानी उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे आप सरकारी फील्ड में हो या पर्सनल लाइफ में हो। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। रियल लाइफ में क्या है, आप किसी से घिन करने का अधिकार कौन देता है? जिसको, जो आपको बनाया है ऊपर वाला, वही तो उसको भी बनाया, सामने वाले को। हम लोग एक दूसरे को देख के ऊंच नीच की नज़र से देखते हैं। हमारा मतलब दिमाग में ही डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के प्रति, हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, सामने वाले को प्री जज करने लगते हैं। तो ये इसमें क्या, आर्टिकल 15 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, देख लीजिए। इसमें क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कौन कर रहा है? आर्टिकल 15 पूरी तरह से भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहा है। ये अलग बात है, समाज में ये सब चीज़ भेदभाव खत्म होने वाला नहीं है। आप भी आज के ज़माने में अगर किसी पिछड़े के इसमें रहेंगे तो हो सकता है घर से आपका बहुत सारा रुकावट आता हो, बहुत सारी बातें होती है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं हम लोग, जल्दी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोग धराधर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। हम लोग अगर देखें 12 से 35 तक है, अभी हम लोग कहाँ है, 14 में ही है, 16 में हम लोग बात करते हैं। देखिए 16 यही कहता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। किसमें? पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी सरकारी नौकरियाँ हैं। कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई भी हो उसके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी में क्या है, गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी। बट एक चीज़ इसी में ये भी कहता है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में भी डन। अब समझिए, ये आर्टिकल 16 ये कह रही है कि देखिए सबके लिए क्या है, समान अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग कभी भी किसी कंपटीशन में बैठते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, SC ST OBC इन सब के लिए क्या है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है कि नहीं। ये कहता है देखिए अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो ना, अगर जिससे समाज में भलाई हो तो वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये रियलिटी भी है। देखिए अगर नहीं करेगा, जो लोग अधिक पिछड़े वर्ग से हैं वो लोग कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। उसके लिए थोड़ा बहुत सहूलियत देता है। उसके लिए क्या होता है, देखिए मान के चलिए आप समझ लीजिए जनरल का में है, ये SC है या ST है, ये बेचारा सब क्या है, इसकी औकात कहाँ तक है, यहीं तक है। लेकिन आप किस में, जनरल में आते हैं, आपकी औकात क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए कुछ मिनिमम किया गया है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी हाई किया गया है, ताकि आपको भी नहीं रोका जा रहा है, आप भी क्या हो सकते हैं, आप भी धीरे धीरे बड़ा हो सकते हैं। लेकिन उसको भी दिया गया है, मौका दिया गया है, देखिए आपके लिए रिजर्वेशन है, ताकि उसमें भी थोड़ा बहुत जोश वोश चले, थोड़ा कुछ बने बेचारा सब, ताकि समाज में अपना जो उसका दायित्व है, जो उसका क्या बोल सकते हैं, जो रैंक है, लोग जिस नज़रिए से देखते हैं वो सब दूर हो सके। आजकल हम लोग देखते हैं अधिकतर ऑफिसर्स ये सब धीरे धीरे पिछड़ा हुआ बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, वो इसी का देन है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, बट कह रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में भी डन, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ऐसा भेदभाव कर किया जाना चाहिए, ये जरूरी भी है, ऐसा भेदभाव होना भी चाहिए। अब आर्टिकल 17 की बात करते हैं, आर्टिकल 17। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, ये पूरी तरह से समझिए कि अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। मतलब अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन दे रहा था SC ST को, हम लोग क्या करते हैं, उसको अनटचेबिलिटी की नज़र से देखते हैं, मतलब छुआछूत के नज़र से देखते हैं ना। हम कोई किसी को छूना नहीं, हरिजन है या डोम हो, कुछ ऐसा बैकग्राउंड से हो तो उसको हाथ बात नहीं लगाते हैं। ये पूरी तरह से उसी को खत्म करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कौन करता है? पहले देखें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कौन कर रहा है? आर्टिकल 15 16 क्या कर रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कौन कर रहा है? फंडामेंटल राइट से कहता है, यही आता है 17 के 17 में ये आता है कि देखिए आप अनटचेबिलिटी को मतलब कानूनी तौर पे इसे अपराध कहा गया है, लेकिन आज भी समाज में ये चीज़ खत्म नहीं हुई और ना ही शायद होगी। हमारा सोच में अजीब सा चीज़ घुसा हुआ है, हम किसी को बड़े अजीब से नज़र से देखते हैं। कोई डोम आ जाए आप उसके अगल बगल में उसको जल्दी सामान छूने नहीं देते। बात भी सही है, अजीब से अजीब तरीके से रहता भी है, लेकिन ये चीज़ खत्म होगा नहीं। लेकिन ये है क्या, कानून अपराध वो आर्टिकल 17 फंडामेंटल में इसको क्या कर रहा है? खत्म भी कर रहा है, लेकिन खत्म नहीं होगा मेरे नज़रिए से, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को पर्सनल है, हो सकता है हो जाए, लेकिन होगा नहीं जब तक समाज में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं आएंगे। ऐसे आना बहुत मुश्किल है यहाँ तो देश में, ऐसे अजीब सब। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, कहाँ तक था जी? 14 से 18 तक, पूरे को पूरे राइट टू इक्वलिटी इसी में ख़त्म करते हैं, ठीक है। 18 कह रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आप सुने होंगे कोई अपने नाम के आगे पहले सर लगाते थे, सर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी को किसी और चीज़ का, सरोजिनी नायडू को किसी और चीज़ का, विदेशी उपाधि, जितने सारे विदेशी टाइटल्स मिले हो, फॉरेनर टाइटल्स, स्पेशली फॉरेनर की बात कर रहा है, वो पूरी तरह से खत्म। कोई टाइटल से नहीं लगाएगा नाम के आगे। कोई लगाता था वो सीरी, कुछ अजीब अजीब सा बड़ा बड़ा टाइटल लगाता था, तो वो सब राजा, राजशाही, ये सब टाइटल, राजकुमार, ये सब पूरी तरह से संवैधानिक तौर पे उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन अगर एजुकेशनल टाइटल है, मान के चलिए एजुकेशनल टाइटल की बात करें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सबको लगाता है ENGG, डॉक्टर लगाता है, MD किए हैं, MD लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब पढ़ा लिखा आप लगा सकते हैं, उसमें से कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। तो हम लोग राइट टू इक्वलिटी में देखें, समानता का अधिकार, देखिए समानता की बात कर रहा है, इक्वल बिफोर लॉ, इसमें क्या कर रहा है? सब कोई समाज में समान है। उसके बाद क्या, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप समाज में किसी के साथ छुआछूत या मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, सब क्या है? समाज में बराबर ही है। ये भी किसकी बात कर रहा है? समानता की ही बात कर रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सब बराबर है, सबके लिए क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पब्लिक सेक्टर में मतलब सरकारी जॉब में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म कर रहा है, इसका मतलब उसका भी दर्जा क्या है? इक्वल है, मतलब उसको हम लोग अनइक्वलिटी के साथ नहीं देख सकते हैं, समझे। उसके बाद अगर हम लोग देखें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बाकी सारा जो लगा रहा था, राजकुमार, राजशाही, कुछ भी बड़ा बड़ा सा जो भी टाइटल हो बड़ा बड़ा, तो उसको खत्म किया। ये भी क्या कर रहा है? ये भी इक्वलिटी को ही दर्शा रहा है। तो हम लोग देखें राइट टू इक्वलिटी कितना बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए कि दोस्तों देखिए इसको समझ गए ना तो हम लोगों को फंडामेंटल राइट समझ जाएंगे। फंडामेंटल राइट समझ गए तो कम से कम इतना है कि कोई आपको हाथ लगाएगा बिना किसी गलती वलती के तो आप उससे झड़प सकते हैं, लेकिन आपको आएगा तब ना। आपको क्या पता है फंडामेंटल राइट्स है क्या? बस इतना जानते हैं इक्वल राइट टू इक्वलिटी क्या। तो आप लोग धीरे धीरे अगर सारे आर्टिकल्स को जान जाएंगे, देखिए उतना टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान में देंगे ना तो ये सब आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखें राइट टू इक्वलिटी को। अब दूसरा वाला टॉपिक को देख लेते हैं, इसके जस्ट बाद जो आएगा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 18 तक तो पढ़ चुके हैं, कितना तक है? 35 तक। चलिए 12 18 6 को खत्म हो चुका है। चलिए रिपीटली कास्ट करते हैं एक बार। आर्टिकल 12 में हम लोग क्या देखें? आर्टिकल 12 डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को। 13 में हम लोग क्या देखें कि जो भी ऐसा ये आता हो कानून जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता हो, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मतलब उसमें प्रोविजन है वैसा कि जो भी ऐसा कानून जिससे कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो खत्म होता हो, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। 14 यही कहता है इक्वल बिफोर लॉ, EPL भी है। इक्वल बिफोर लॉ मतलब कोई भी कानून के आगे जाएगा वो सब सारे के सारे समान है। यहाँ से इक्वलिटी की बात हो रही है। उसके बाद 15 कह रहा है कि वो प्रोहिबिटेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव का जो नजरिया था उसको खत्म करने का, मतलब इक्वलिटी दर्शा रहा है समाज में। अगर वो देखेंगे 16 में, उसमें कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी सरकारी जॉब है, जो भी सरकारी काम है कोई भी, उसमें सबको क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी के लिए ऐसा मतलब प्रोविजन नहीं है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा देने, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बी डन। ओके, 17 में हम लोग क्या देखें? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कौन कर रहा है? आर्टिकल 17। अगर हम 18 की बात करें, आर्टिकल 18 में क्या कह रहा था कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को पूरी तरह से खत्म कौन कर रहा था? आर्टिकल 18। हम लोग चलते हैं राइट टू इक्वलिटी को देख लिए, राइट टू फ्रीडम, यार इसको मिटा देते हैं।
रहने देते हैं, मिटा देते हैं। बोर्ड असल छोटा है, धीरे धीरे बड़ा बोर्ड आ जाएगा, फिर ठीक से दिखाएंगे हम लोग। राइट टू फ्रीडम। अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें, मतलब आज़ादी की बात करें, डायरेक्ट राइट टू फ्रीडम मतलब आज़ादी का भी अधिकार है। आप देखिए किस किस चीज़ की आज़ादी है। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 18 तक। 19 इसमें है, 20 भी इसी में है, 21 भी इसी में है, 22 यानी डायरेक्ट हम लोग लिखे हैं 19 से 22 तक। देखिए हम लोग डायरेक्ट से बोल थोड़ा सा कहाँ तक आज़ादी की बात है वो ध्यान में है। 19 देखिए सिर्फ अकेले 19। अगर हम लोग जब क्लास 8 में थे, हम लोगों को लगता था कि 19 से अकेले काफ़ी है, 19 से बहुत सारी बात है। आर्टिकल 19 में देखिए, आर्टिकल 19 अगर इसकी हम बात करें, ये हमें अधिकार देता है कि 6 राइट ऐसे हैं जिसमें आपको पूरी तरह से मतलब आज़ादी है। क्या क्या? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। अब हम लोग 1 नंबर की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 19 में 6 गो राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहा है। नंबर 1 में कह रहा है राइट टू स्पीच या फिर एक्सप्रेस। आपको बोलने का अधिकार देता है। आपके मन में जो भी बातें हों आप उसको प्रकट कर सकते हैं सामने वाले तक। इसके अधिकार कौन दे रहा है? सामने वाले इन द सेंस गवर्नमेंट तक, बहुत अलग अलग जगह तक। इसका अधिकार कौन दे रहा है? आपको आर्टिकल 19 का 1 दे रहा है। 19 का 1 में कहा है इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं जिसका प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें से एक राइट्स का में से ये आता है राइट टू स्पीच, मतलब बोलने का अधिकार दे रहा है। आपको जो भी करने का वो एक्सप्रेस करने का अधिकार कौन दे रहा है? आर्टिकल 19 में यही कह रहा है आपको किसी तरह का फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी झंडा फहरा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि 26 जनवरी में आप पाकिस्तान का झंडा फहरा दिए, वैसा बात नहीं है। किसी तरह का भी आप झंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं धरना विरोध करने में। किसी तरह का भी स्टेच्यू, पुतला दहन कर सकते हैं, कैसे भी पुतला हो उसको जला सकते हैं, आपकी इच्छा हो। मेरा मर्जी हम मोदी जी का पुतला जला दें, हमको नहीं अच्छा लग रहा है यार, ये तो संविधान का पावर है, वो हमें इजाजत देती है। आप किसी का भी पुतला जला सकते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई ऑफिस आप जाए ना, आपके एरिया का कोई भी ऑफिसर हो उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जाए ब्लॉक जाए अपना आरटीआई में जाए, दरखास्त दें हमें फलाना काम के बारे में जानना है, वो तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखिए ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अधिकार है। राइट टू स्पीच एक्सप्रेस, आपको बोलने उलने का हर चीज़ का अधिकार कौन दे रहा है? ये दे रहा है। आर्टिकल कितना है? 19 का एम है। अगर ये देखेंगे 6 प्रोटेक्शन दे रहा है। 6 में से पहला क्या दे रहा था? राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन। अगर दूसरा देखें राइट टू असेंबली, अगर आप लोगों को यहीं से लिखना है क्या पीडीएफ हो सकता है आप तक ना पहुंचे। राइट टू असेंबल, आप कोई भी असेंबली कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, या फिर होता क्या है देखिए, लेकिन हर चीज़ क्या होना चाहिए? पीसफुल्ली। एंड कंडीशन इज दिस वन। देखिए क्या कह रहा है? राइट टू असेंबली, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, किसी कहीं पे भी बहुत सारे आदमी को इकट्ठा कर लिए असेंबली कर रहे हैं, कोई यूनियन बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप समाज सेवा के लिए भले करें, लेकिन कह रहा है विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। हाँ पता चला कि एकदम ले लिए तलवार वाला भाला वाला ले लिए, वल्ला हबीबी कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते, उसका अधिकार नहीं देता है। बड़ा बड़ा हथियार ले लिए, चाकू वाकू ले लिए, चारों तरफ घूमने चले, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है अगर कोई भी संगठन बनाने का, कुछ भी करने का, तो उसका आप लोग फायदा नहीं उठाएंगे। असेंबल बोलते हैं, यूनियन ही बोले यहाँ पे मीटिंग बोल देते हैं, यूनियन यहाँ आ जाएगा। राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ का क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन और मे बी के यूनियन बनाए हैं,
एक संगठन बना सकते हैं आप। उसके बाद आपको हर चीज़ बनाने का अधिकार, समझ लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, आपको यूनियन बनाने का अधिकार है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कोई यूनियन बनाएं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, इसमें सरकार या कोई भी आपके बीच नहीं जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये ठीक तरीके का अधिकार देता है, उसमें से एक क्या दे रहा था, स्पीच दे रहा था, दूसरे में क्या दे रहा था, कहीं असेंबली कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, और हल्ला कुछ भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन किसके तहत, विदाउट आर्म्स, पीसफुली दे सकते हैं। बहुत आदमी होता है धरना करते करते एकदम बवा जाता है, तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन हथियार के बिना आपको इजाजत देता है संविधान। लेकिन राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सर्विस, आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का भी अधिकार कौन देता है, संविधान का फंडामेंटल राइट्स में है। अगर हम लोग देखें चौथे नंबर पे, इसमें 6 गो है, बहुत बवाली चीज़ है। राइट टू MOB, मूव फ्रीली, वल्लाह बीबी इसको समझती बहुत भयंकर होती है ये वाला। कह रहा राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप फ्री होकर घूम सकते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप दूसरे का बाथरूम में भी घूम सकते हैं, किसी के बेडरूम में चले गए, हाँ तो ये नहीं सोचेंगे हमको पूरे घूमने का कौन अधिकार दे रहा है, 19 अधिकार दे रहा है चाचा, कहीं पे भी जा सकते हैं, आपके बेडरूम में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन ये घूमने का अधिकार दे रहा है। मतलब भारत देश में कहीं पे भी आप घूमें, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करें, सामने वाले को बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम हुआ तो उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो आप किसी के बेडरूम में चले जाएंगे, बाथरूम में चले जाएंगे, घूमने मूव फ्रीली, अरे भैया संविधान अधिकार दे रहा था, हमको कहीं पे भी घूम सकते हैं। घूमे अच्छी बात है, लेकिन ठीक से घूमे, पता चला कि कहीं आपका ये वाला पोर्शन भी घूमने न लग जाए, ठीक है। 5वें नंबर की बात कर रहे हैं, समझिए क्या कह रहा है, राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। आप अपने भारत देश के किसी भी हिस्से में सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वैसा कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसका भी अधिकार कौन देता है आपको, राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 19 को भी देखिए, खत्म होने में टाइम लगेगा, 20-21 अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 5वां हो चुका है, अब छठा देखते हैं क्या कि राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। छठे में ट्रेड, बिजनेस, राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस, और इस बात को समझिए, ये क्या कह रहा है, ये आपको इजाजत दे रहा है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रैक्टिस, प्रोफेशन का प्रैक्टिस को कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। दोस्तों इसमें 6 राइट्स का क्या था, प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन, आर्टिकल 19। इसमें एक और था, पहले से 7 को था, यहीं पे हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब यहीं पे कितना था, 7। एक था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये 300 का 300 का ए में है, ठीक है, अभी ये यहाँ नहीं रहा। राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए हटा दिया गया, देखिए अगर मान के चलिए सरकार को पहले बहुत दिन तक तो थी, 1986 संशोधन के दिन 1978 में हटाया गया था। देखिए बात क्या था, रोड अगर बनाना रहता हो, आपका रास्ते में घर आता हुआ है, मान के चलिए रेलवे लाइन अगर सीधा इधर बिछा रहा था, आपके घर की वजह से उस जगह टेढ़ा करना पड़ रहा था, टेढ़ा करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सरकार आपको मतलब आपको आदेश दे रही, भाई साहब हटा लीजिए, भाई साहब हटा लीजिए, आपके कान में सुनवाई नहीं है,
सरकार को लगा कि साला भयंकर वाला राइट दे दिया भैया। तो संसद भवन में इसकी चर्चा की गई तो इसको यहाँ से हटा के 300 का ए में कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। हटाया जा सकता है संसद के थ्रू, वो किसी भी राइट को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी देखेंगे 20 और 21 वो भी कभी जिंदगी में नहीं हटाया जा सकता, ना उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है। तो वो 20 और 21 को हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया फंडामेंटल राइट्स को। वो कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पहले देखे राइट टू इक्वलिटी, उसमें सारा खत्म किया। अब देखेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हम लोग सिर्फ किसको खत्म किया? 19। कल हम लोग करेंगे 20, उसके बाद करेंगे फिर 21, फिर 22। कल थोड़ा ज़्यादा दूर तक, कल शायद फंडामेंटल का सीरीज, ये वाला सीरीज खत्म हो जाए। लेकिन 19 में हम लोग क्या देखें, ये 6 तरह का प्रोटेक्शन राइट दे रहा है, मतलब 6 तरह का राइट को प्रोटेक्शन कर रहा है। कौन? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये करेगी आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, कहीं भी बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी कोई भी झंडा फहरा सकते हैं, किसी का स्टेच्यू जला सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है। उसके बाद राइट टू असेंबल और मीटिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप कहीं पर भी कोई सभा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो वन केयर्स। आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, विदाउट आर्म्स। पीसफुली तो कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आजकल कौन पीसफुली धरना देता है जी? चले जाता है, रोड जाम कर देता है। आप जो रोड जाम करते हैं, आपको संविधान अधिकार देता है। आप किसी पार्क में जाइए, कोई बड़ा सा ग्राउंड को छेकिए, आप वहाँ पीसफुली कीजिए धरना। अधिक दिन करेंगे, खुद ब खुद सरकार को दिखाई दे। लेकिन आजकल वैसा कुछ नहीं, कुछ हुआ रोड पर जाएगा, अरे पथराव भयंकर वाला, उधर से लाठीचार्ज होता है, चुत्तर लाल हो जाता है। तो उसके बाद आदमी सबको पता चलता है भैया उधर से भी था। अरे सही तो संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन भैया है। आप किसी का मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, बात ये भी है। तो राइट टू असेंबल मीटिंग हर चीज़ है। राइट टू ऑर्गेनाइज और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कुछ भी कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, लेकिन हथियार लेके नहीं। बड़का सा एसोसिएशन बना लिए, वल्ला हबीबी हम किसी को बात नहीं मानती, बंदूक पकड़ लिए, धर 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 अजमल का सब की तरह, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द कंट्री। आप जो ये यूनियन भारत देश है, इसके पूरे टेरिटरी में, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी फ्री घूम सकते हैं। बस ध्यान रहे कि किसी के बाथरूम बेडरूम तक नहीं जाना है, वरना लतिया भी सकते हैं, कोई भी लतिया सकता है आपको। अगर आप किसी और का फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेगा, यार उसका पर्सनल प्रायोरिटी होता है। आप उसके बेडरूम बाथरूम में चले गए, पता चला दूसरे दिन कूट के आ गए, बोले गलती से एजाज सर का वीडियो देख लिए थे। एजाज सर बोल रहे थे आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी घूम सकते हैं। आपको हम अभी भी कह रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, किसी के बेडरूम में मत जाइएगा गलती से, वरना कुटा जाइएगा, फिर बाद में मेरा नाम मत बोलिएगा। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आप लोग सेटल हो सकते हैं। राइट टू ट्रेड और बिजनेस और फॉलो एनी प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन। क्या आप किसी भी धंधे का कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। हटाया किसको गया मेरे दोस्तों? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कहाँ कर दिया गया है? 300 का ए में। चलिए इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज कहाँ तक देखें हम लोग? आर्टिकल 19 तक। आर्टिकल 19 तक देखें। उसके बाद देखिए ये पॉलिटिक्स का जो ये वाला सीरीज शुरू किए हैं, दरअसल आपको पॉलिटिक्स से समझ में आया है। पॉलिटिक्स से बच्चा बहुत दूर भागता है, यार लगता है आर्टिकल है, खाने लगता है। अबे बकलोल, अब बताइए मार्केट में हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, कहीं पे भी जाएं, मार्केट में नहीं कहीं पे भी जाएं, अगर कुत्ता आपको भौं भौं करता हो, आप गाड़ी स्पीड देंगे तो वो आपको छोड़ेगा। बकलोल पहले रुको, एक बार गलती से कुछ पत्थर वत्थर दिखा दो तो देखो यार, अगर प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उससे भागिए मत, आप एक बार उसका सामना तो करिए। आर्टिकल सुनते ही अनुच्छेद, ओ बाबा राम राम, अभी हमसे नहीं होगा। इतना बड़का मैथमेटिक्स का सूत्र याद किए हैं, ये याद करेंगे इतना सारा 395 96 97, अभी तो 422 23 को हो गया है आर्टिकल ABCD लगा के। हम लोगों को बोरिंग लगने लगता है, लेकिन नहीं लगेगा, विश्वास कीजिए। जहाँ जब यहाँ तक याद हो गया 19 तक, 300 का 95 क्या चीज़ है यार, चुटकी में खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम्स को कुत्ता समझो, एक बार डट के खड़ा रहो, आ जाओ, उसका भाव नहीं आएगा, आइंदा तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखेगा। सेम फंडा प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम इज इक्वल टू डॉगी। चलो दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, अगले हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसका नोट बनाइए, वीडियो देखिए, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता हो तो जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।